हेलो एवरीवन। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आपने कभी कोई फ्लाइंग पिग्स देखे हैं तो आप कहोगे तू पागल है क्या। लेकिन अब अगर आपसे मैं ये पूछूं कि आपने कभी किसी चोर की दाढ़ी में तिनका देखा है, सही पकड़े हैं। आज हम करने वाले हैं इंग्लिश ईडियम्स। नमस्कार, मेरा नाम है शेफाली एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश क्लासेस विद शेफाली। आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट पॉपुलर 15 इंग्लिश ईडियम्स जो कि डे टू डे कन्वर्सेशन में यूज़ होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को उसका मीनिंग क्लियर नहीं होता। तो हम उसको एक डिफरेंट अप्रोच से करेंगे। हम उसको ऐसे नहीं करेंगे ये ईडियम ये मीनिंग, ये ईडियम ये मीनिंग, क्योंकि ये अप्रोच काम नहीं करती। आप खुद ही बताओ, आपने ऐसे कितने शॉर्ट्स देखे हैं जिसमें कि ईडियम्स एक्सप्लेन हुए हैं, और आप ये बताओ कि आपने उसमें से कितने ईडियम्स अपनी कन्वर्सेशन में यूज़ किए हैं। सच में बताना। और मुझे ऑलरेडी पता है कि आपने इसको यूज़ नहीं किया क्योंकि वो समझ नहीं आते ऐसे। तो आज हम करेंगे लर्निंग बाय विजुअलाइजिंग। तो इसमें क्या है, हो सकता है कि मेरे एक्सप्लेन करने से पहले ही आपको समझ आ जाए कि इसका मीनिंग क्या है, और हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको कौन से कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं, और इसको ईजीएस्ट वे में, अगर आप इंग्लिश बोलने में अभी इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो तो भी आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो, आज हम ये करने वाले हैं। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गो इन अर क्लासरूम एंड स्टार्ट लर्निंग विद फन। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट इडियम से, जो कि क्या है, व्हेन पिग्स फ्लाई। तो हमें भी पता है पिग्स ने ना तो कभी फ्लाई आज तक किया है ना इन्होंने करना है। तो हम इसको कौन से कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं इस इडियम को, जब हमें लगता है कि कोई भी जो चीज़ है या तो उसकी होने की संभावना बहुत कम है या वो कभी नहीं होगी, हाईली अनलाइकली टू हैपन और विल नेवर हैपन। तो इसकी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। आई थिंक हिल पे यू बैक योर मनी व्हेन पिग्स फ्लाई। तो इसका मतलब है वो मनी कभी भी नहीं आने वाली। ठीक है, तो जब भी हमें लगे कि कोई चीज़ या तो नहीं होगी या उसकी पॉसिबिलिटी कम है, तो हम उस केस में कौन सा ईडियम यूज़ करेंगे, व्हेन पिग्स फ्लाई। और मैं आपको बात एक और बता दूं कि ये ईडियम जो होते हैं ना, ये अपने आप में एक सेंटेंस ही होता है ये ईडियम। तो आपको अगर लगता है कि आपको आगे पीछे का इंग्लिश नहीं बोलना, अभी आपको कॉन्फिडेंट फील नहीं होता कि मैंने इंग्लिश ऐसे बोलनी है, तो आप उसको रहने दो। अब हिंदी में हम वैसे भी, तो पंजाबी में भी, जैसी भी लैंग्वेज आप बोलते हो उसके साथ आप इंग्लिश के वर्ड्स मिक्स करते ही हो ना, तो वर्ड्स की जगह छोटे छोटे सेंटेंस ऐसे ईडियम्स आप स्टार्ट करो, तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो गेन होना शुरू होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एलिफेंट इन द रूम। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इसको एलिफेंट नहीं बोलते हैं। मैंने देखा है इसको सारे एलिफेंट बोलते हैं, इसको एलिफेंट नहीं बोलते। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, एलिफेंट, 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 फैंट नहीं होता, एल। ठीक है, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन तो होगी। चलो आइए इसका हम क्या करते हैं, ईडियम करते हैं। एलिफेंट इन द रूम होता क्या है। अब आप देखो, सपोज करो एक ऑफिस में बहुत सीरियस टॉपिक पे क्या हो रही है, मीटिंग हो रही है, और वहाँ पे एक हाथी आ जाता है, एलिफेंट आ जाता है। तो चाहे वो कितना भी सीरियस टॉपिक क्यों ना हो, उसको छोड़ के उनको क्या करना पड़ेगा, पहले किसके साथ डील करना पड़ेगा, एलिफेंट के साथ डील करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एलिफेंट। तो जो जब भी कभी आपके पास कोई प्रॉब्लम्स है या कुछ, आप किसी भी सिचुएशन में हो, तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है और उसके साथ आप डील भी नहीं करना चाहते, फिर भी आपको डील करना पड़ता है उसके साथ, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि वो प्रॉब्लम क्या है, एलिफेंट इन द रूम है। तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, आपको डील करना ही पड़ता है। इसकी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इग्नोरिंग द एलिफेंट इन द रूम वॉन्ट मेक इट गो अवे, कि अगर हम इग्नोर करते हैं किसी प्रॉब्लम को, वो जाएगी नहीं, उसके साथ आपको डील करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा होल्ड द हॉर्सेस। अब होल्ड द हॉर्सेस क्या होता है, घोड़े को लगाम देना। तो हम इसको कौन से कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करेंगे, हमारी सोच को लगाम देना, या हम कोई काम कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी है उसको रोकना, कहीं पे भी पॉज लेना। तो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, होल्ड द हॉर्सेस, जहाँ पे स्लो डाउन होता है या पॉज लेना होता है। तो इसकी आप देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए। होल्ड द हॉर्सेस की लाइक वेट अ मोमेंट और स्लो डाउन। तो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, इसको मूवमेंट नहीं प्रोनाउंस करते हैं, इसको मोमेंट बोलते हैं, मोमेंट। जहाँ पे भी इंग्लिश के किसी वर्ड के एंड में MENT आ जाए तो उसको मेंट नहीं बोलते हैं, हम उसको मंट बोलते हैं। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। बिफोर यू मेक एनी डिसीजंस होल्ड द हॉर्सेस एंड थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज। कॉन्सिक्वेंसेज होता है रिजल्ट्स, किसी चीज़ के नतीजे। तो इसको हम दोनों कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं। इस सेंटेंस में हमने यूज़ किया है थिंकिंग के बारे में। कोई एक्टिविटी, जैसे मान लीजिए कि आपके बच्चे हैं, आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं और आपके बच्चे बीच में आपको बार बार बुला रहे हैं, आपको इंपॉर्टेंट कॉल पे हो, तो आप उनको बोल सकते हो होल्ड योर हॉर्सेस, कि
पॉज ले लो, स्लो डाउन हो जाओ, लेट मी फिनिश माई स्टफ एंड देन आई डील विद यू। तो ऐसे आप दोनों कॉन्टेक्स्ट में होल्ड द हॉर्सेस यूज़ कर सकते हो। तो नेक्स्ट है हमारा बाइट द बुलेट। अभी देखिए बुलेट को कौन बाइट करता है, कोई भी नहीं करता, और अगर जो करेगा तो वो क्या होगा, बहुत करेजियस होगा वो बंदा, है ना। तो जब भी कभी हमारी ऐसे कोई फियर्स होते हैं या ऐसी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम ओवरकम नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी लेटर ऑन हम हिम्मत करके उसके आगे निकल जाते हैं। वो कहते हैं ना, डर के आगे जीत है, बस वैसे वाला ही है। जब आपको लगता है कि आपने कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो आप जिसके साथ डील नहीं करना चाहते थे, आपने उसको डील किया और आपने उसको विन भी किया, उसको ब्रेवली हैंडल किया, तब उस चीज़ को क्या बोलते हैं, बाइट द बुलेट। इसकी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। Despite the fear, Sarah decided to bite the bullet and confront her fear of public speaking, कि उसको बोलने का, पब्लिक में बोलने का फियर था, लेकिन फिर भी उसने उसको ओवरकम किया। तो ये जो सिचुएशन है उसको उसने कैसे कहा, इट वॉज जस्ट लाइक बाइटिंग द बुलेट। तो टू फेस अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन ब्रेवली, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, बाइट द बुलेट, जब आप अपने आप को प्रूव करते हो। तो नेक्स्ट है लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। अभी आप देखो, अगर डॉग्स सो रहे हैं तो आप उनको उठाओगे, उसके पत्थर मारोगे तो क्या होगा, वो आपको क्या करेंगे, काटेंगे। अभी मैं यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, मैंने काफ़ी लोगों को सुना है, वो कह देते डॉग कट कर दिया, मच्छर ने कट कर दिया। देखिए ये चीज़, ये जो एनिमल्स होते हैं ये कट नहीं करते, इसको क्या बोलते हैं, हम बाइट बोलते हैं, ठीक है। मॉस्किटो बाइट, या अगर डॉग ने बाइट किया तो डॉग बाइट, तो कट नहीं बोलते हैं उस केस में। तो यहाँ पे अब हम ईडियम पे आते हैं। तो ईडियम में अगर हम डॉग्स को उठाएंगे तो क्या होगा, वो काटेंगे ही ना। ऐसे ही क्या होता है, जैसे हम हिंदी में बोल देते हैं, क्या बोलते हैं हम, गड़ी बातें, जो गड़े मुर्दे हैं, सॉरी, उनको मत आप उठाओ, है ना, गड़े मुर्दे मत उठाओ। तो बस वही वाला है ये इंग्लिश में, कि जो गड़े मुर्दे हैं जो उनको मत उठाओ, क्योंकि जो बात हो चुकी है अगर हम बार बार उसको रिपीट करते रहते हैं तो उससे क्या है, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, तो उसको वैसे ही रहने दो। तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। तो इसका मीनिंग क्या है, लीव थिंग्स एज दे आर टू अवॉइड कॉजिंग प्रॉब्लम। और इसका सेंटेंस हम देख लेते हैं, लेट्स नॉट टॉक अबाउट द एक्सीडेंट अगैन, इट्स बेटर टू लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। यहाँ पे भी मैं आपको बता दूँ, इसको अगेन नहीं बोलते हैं, इसको अगैन बोलते हैं, AGAIN को अगैन बोलते हैं, इसको अगेन नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा टू हिट द नेल ऑन द हेड। अभी देखिए, जब हम घर पे कहीं भी हमने नेल लगानी है, कहीं भी आपने कील ठोकनी है, तो आप क्या करते हो, आप एक एग्जैक्ट लोकेशन जो है ना वो आप देखते हो कि मैंने यहाँ पे ही लगानी है, ना इधर ना उधर, आप पहले देखते हो। तो जब आपने कुछ बिल्कुल एग्जैक्ट करना होता है ना, जब आप कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जिसमें कि कोई एग्जैक्ट आंसर आपको मिल गया या एग्जैक्ट कोई काम हो गया, तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, हिट द नेल ऑन द हेड। इसकी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। मीनिंग देखिए, सेइंग एग्जैक्टली द राइट थिंग or doing something exactly right. The teacher hit the nail on the head by explaining the difficult concept in a simple way. तो टीचर ने बस जहाँ पे हमें प्रॉब्लम थी बिल्कुल वहीं पे उसने समझाया, एग्जैक्ट उस जो हमें प्रॉब्लम थी उसी प्रॉब्लम को ही उसने समझाया, जिससे कि हमारा कंसेप्ट क्या हो गया, इजी हो गया, ठीक है। इसका मतलब आपने ध्यान रखना है, एग्जैक्ट। नेक्स्ट है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। अब देखिए, ये बैग में एक कैट है, कैट को कौन रखता है बैग में, कोई भी नहीं रखता। अगर किसी ने रखी है तो उसको हाइड करने के लिए रखा है ना। तो जब भी कोई चीज़ है जो छुपी हुई है, कोई बात है ऐसी और आप चाहते हो कि आप जानना चाहते हो उसके बारे में, तब आप क्या बोलते हो, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग टू रिवील अ सीक्रेट। जैसे कि एग्जाम्पल है, शी एक्सीडेंटली लेट द कैट आउट ऑफ द बैग बाय टेलिंग एवरीवन अबाउट द सरप्राइज पार्टी। तो उसने गलती से क्या हुआ, ये राज खोल दिया सरप्राइज पार्टी का। तो जब कभी होता है ना, हमने किसी के पेट में से बात निकलवानी होती है ना, तो उसको भी हम बोल सकते हैं लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। नेक्स्ट है हमारा जिप द लिप। जिप द लिप बहुत आसान है, आप समझ भी गए होंगे जिप द लिप क्या होता है, लेकिन बोलते नहीं हो, बात ये है, इसको बोलना है आपने, ठीक है। जिप द लिप दो कंटेक्स्ट में यूज़ हो सकता है। फर्स्ट होता है जब हम कहते हैं कि टू स्टे क्वाइट, है ना, बी क्वाइट, क्योंकि बोलना नहीं है, स्टॉप टॉकिंग। तो दूसरा क्या है, जब हमें लगता है कि कोई बहुत खा रहा है, हमें उसको बोलना है कि खाना बंद करो, तब भी हम बोल सकते हैं जिप द लिप।
So during the exam, the teacher told the students to zip their lips and focus on their papers. अब इतना आसान है ये, और अपने आप में एक सेंटेंस है, 3 वर्ड्स का सेंटेंस है, इसको आपने बोलना है। ये बना बनाया होता है ना, बना बनाया माल, ये वही है इडियम्स। आपको कुछ करना नहीं है, आपको उसको ऐसे ही यूज़ करना है। तो जैसे घर पे आपके बच्चे तंग कर रहे हैं, कोई और है, हस्बैंड वाइफ तो नहीं, आपस में मत बोलना, लड़ाई हो जाएगी। बच्चों को आपको तंग कर रहे हैं तो आप बोलो जिप द लिप, ठीक है। आप ऐसे भी बोल सकते हो जिप योर लिप्स। नेक्स्ट है हमारा कीप अंडर द हैट। तो यहाँ पे भी सीक्रेट की बात हो रही है। कोई चीज़ अगर हम हैट के नीचे रख लेंगे, हमने हैट लगाया तो क्या होगा, वो हाइड हो जाएगी, है ना, एज सिंपल एज दैट। तो कोई भी चीज़, अगर कोई भी बात आपने उसको सीक्रेट रखना है, आप किसी को बता रहे हो या कोई आपको बता रहा है, साथ में आप कह रहे हो टू कीप, दे आर आस्किंग यू टू कीप इट अंडर द हैट, इट मीन्स दे आर आस्किंग यू टू नॉट टू रिवील इट, ओके। तो आप इसको किसी को मत बताओ। तो इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी ऑलवेज कीप्स हर पर्सनल प्रॉब्लम्स अंडर हर हैट, ठीक है। तो वो किसी को नहीं बताते। अगर आपने नेक्स्ट टाइम किसी को बोलते सुना कि किसी ने अंडर द हैट किया है, तो इसका मतलब ये है कि वो सीक्रेट है, वो रिवील नहीं किया है। वैसे तो ऐसे होता नहीं है, ऐसी बातें जो कहते हैं ना किसी को कि ये आगे मत करना, वही सबसे ज़्यादा आगे होती हैं बातें। तो नेक्स्ट है हमारा हिट द जैकपॉट। आसान है लेकिन इसको आप यूज़ नहीं करते हो। हिट द जैकपॉट क्या है, खाली जैकपॉट को विन करने के लिए नहीं यूज़ होता। जैसे हम हिंदी में बोल देते हैं उसको तो ये जॉब मिल गई, उसकी लॉटरी लग गई, उसकी तो उससे शादी हो गई, उसकी लॉटरी लग गई। तो किसी भी सेंस में जब ऐसे हम हिंदी में बोलते हैं, उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिट द जैकपॉट। तो ये काफ़ी कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो जाता है। जब आपको लगता है आपकी कोई सिग्निफिकेंट सक्सेस है, या आपने यू हैव वन अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, तो उस केस में आप क्या यूज़ करोगे, हिट द जैकपॉट। जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं। मैरी फेल्ट लाइक शी हिट द जैकपॉट व्हेन शी फाउंड हर ड्रीम जॉब। सिंपल है लेकिन आप इसको यूज़ करो, ठीक है। नेक्स्ट है कैच सम जीज। देखिए आजकल इमोजी का ज़माना है। हम किसी को टेक्स्ट करते हैं, व्हाट्सएप पे करते हैं या सिंपल टेक्स्ट करते हैं। आप देखते हो जब आप किसी को गुड नाइट लिखोगे ना, एक इमोजी क्रिएट हो जाएगी अपने आप, और उस इमोजी पे क्या बना होता है, जीज बने होते हैं। वो जो जीज है ना, वो इसी ईडियम के कारण होते हैं। तो कैच सम जीज का मतलब होता है टेक सम रेस्ट, और टेक अ नैप। नैप होता है एक शॉर्ट पीरियड ऑफ स्लीप। कोई हम बोलते हैं ना कि दिन में 1 घंटा सो लिए, 2, वो नैप होती है। तो इसके हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। टू स्लीप एंड टेक रेस्ट, राइट। तो एग्जाम्पल क्या है, फीलिंग टायर्ड देन कैच सम जीज यू विल फील बेटर। तो कोई टायर्ड फील कर रहा है, एग्जॉस्टेड फील कर रहा है, तब उसको बोल सकते हो, आप खुद के लिए बोल सकते हो कि मैं टायर्ड हूँ। अब आपने पूरा इंग्लिश नहीं बोलना, आप ऐसे बोल दो मैं बहुत थकी हुई हूँ, आई वॉन्ट टू कैच सम जीज, बस। और कोई आपके घर में थका हुआ, आप बोलोगे गो कैच सम जीज। तो इतना आसान है इसको यूज़ करना, आप इसको यूज़ करना, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारी एग्जाम्पल, फिश आउट ऑफ द वाटर। तो फिश आउट ऑफ द वाटर, आप इमेजिन करके देखो, फिश को हम कुछ मोमेंट्स के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए पानी से बाहर निकाल दें तो उसका क्या हाल होगा। वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करेगी, उसको लगेगा मुझे सांस नहीं आ रही। तो जब भी कभी आप ऐसी सिचुएशन में होते हो, जब आपको लगता है कि मैं इस सिचुएशन, मैं इस जगह से या इन सराउंडिंग से मैं बिलोंग ही नहीं करता या मैं बिलोंग ही नहीं करती, तब आप बोलते हो कि यू आर फीलिंग लाइक फिश आउट ऑफ द वाटर, एंड अनकंफर्टेबल फीलिंग और एक्सपीरियंस। जैसे कि एग्जांपल देखो आप, मैरी हु हैड जस्ट मूव्ड टू अ न्यू कंट्री फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ द वाटर। तो जब मान लीजिए किसी ने कंट्री चेंज किया है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चले गए हो, तो ऐसा होता है कि आपको लगता है कि हम तो पानी में से बाहर ऐसे हो गए जैसे मछली पानी में से बाहर आ गई, कि सांस नहीं आ रही है, अनकंफर्टेबल हो रहे हो, इट टेक्स टाइम टू एडजस्ट। तो ऐसी सिचुएशन में आप बोल सकते हो। नेक्स्ट है, ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है, ये नेटिव स्पीकर्स बहुत बोलते हैं, गो बनानास। वैसे तो देखो अब इसकी कोई सेंस नहीं बनती है गो बनानास, लेकिन बहुत यूज़ करते हैं। जब भी आपको लगता है कि कोई बहुत एक्साइटेड है, बहुत क्रेज़ी है या बहुत मैड हो रहा है। मैड का मतलब हमेशा पागल नहीं होता, मैड का मतलब होता है गुस्सा होना, एंग्री होना। तो कोई भी ऐसी कोई फीलिंग है तो बोल देते हैं गो बनानास। जैसे कि मान लीजिए मैं कह रही हूँ कि मैं बहुत हम कहते हैं ना मैं तो पागल हो रही हूँ बस इस चीज़ से, तो हम क्या बोल देंगे, आई एम गोइंग बनानास। तो आप ऐसे बोल दोगे, ठीक है। तो आप खुशी में भी बोल सकते हो। कोई ये बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है एक्साइटमेंट की, या स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ मैडनेस और बीइंग क्रेजी। तो
तो इसके एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। टू बिकम वेरी एक्साइटेड, एंग्री और क्रेजी। तो द किड्स विल गो बनानास व्हेन दे सी द पार्क। अब ये वाला जो है ना, इसमें आपने ध्यान रखना है। गो बनानास का अगर आप कल की बात कर रहे हो, है ना, तो जैसे मैं कल की बात करूँ, अभी मैंने बोला मैं तो पागल हो रही हूँ, ऐसे बोला है, तो अगर मैं कहूँ कि कल तो मैं काम से पागल हो रही थी, तो मैंने ही उसको क्या बोलना है, आई वेंट बनानास। तो गो को आपने वेंट कर देना है। अब यहाँ पे जो ये सेंटेंस है, तो यहाँ पे द किड्स विल गो बनानास, तो विल लगाया हुआ है इसके साथ, क्योंकि हम ये बाद की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ठीक है, व्हेन दे सी द पार्क। ये टेंसेस भी मैं बहुत जल्दी इसके बाद मैं टेंसेस की सीरीज़ लेके आ रही हूँ, तो ये विल शेल का सारा सीन हम क्लियर कर लेंगे, आप उसकी टेंशन मत लेना। लेकिन अभी आपको ये बता रही हूँ, अगर आपने गो बनानास यूज़ करना है तो आपने गो का ध्यान रखना है। एम गोइंग भी हो सकता है, गो भी हो सकता है, गोज भी हो सकता है, ठीक है, और विल गो भी हो सकता है, तो इसको आपने ध्यान से यूज़ करना है। वेंट गो, वेंट बनानास भी हो सकता है, तो आपने ध्यान रखना है इसका। नेक्स्ट है ब्रेक अ लेग। अब देखिए इसकी कोई सेंस नहीं बनती है, ठीक है, और लेकिन ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ईडियम है। मुझे भी इसका मीनिंग नहीं पता था, जब मैंने पहली बार सुना तो मैंने इसको सर्च किया कि इसका मीनिंग क्या है। ये नेटिव स्पीकर्स बहुत ज़्यादा बोलते हैं, वो हम बोलते हैं ना ऑल द बेस्ट, गुड लक, तो वो ऐसे नहीं बोलते, वो बोलते हैं गो ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग। अब अगर आपने बच्चों को बोलना है ना अपने ब्रेक अ लेग, तो उनको पहले ये वीडियो दिखा देना, उनको समझा देना कि ब्रेक अ लेग का मीनिंग क्या होता है। अगर आप नई 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 इंग्लिश सीखी और उनको बोल दिया कि गो ब्रेक अ लेग, और स्कूल से कंप्लेंट आ रही कि बच्चे ने किसी की टांग तोड़ दी है, तो आपने ये यूज़ करने से पहले अपने बच्चों के साथ स्पेशली उसको समझाना है कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। गो ब्रेक अ लेग का मतलब होता है कि ऑल द वेरी बेस्ट। तो इसकी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। टू विश समवन गुड लक, किसी को शुभकामना देना। यू हैव अ बिग प्रेजेंटेशन टुमारो, ब्रेक अ लेग। तो बेसिकली प्रेजेंटेशन के लिए, ऑडिशन के लिए, इन चीज़ों के लिए यूज़ होता है। तो नेक्स्ट देखिए, अब मुझे समझ नहीं आ रहा था ये मैं कैसे समझाऊं, तो मैंने ये एक आपके लिए स्टोरी क्रिएट करी है। अब ये है कटिंग कॉर्नर्स। कटिंग कॉर्नर्स का क्या मतलब होता है। अब मान लीजिए ये मदर कह रही है अपने सन को कि ये जो मैं तेरे को आपको ना स्क्वायर दे रही हूँ, ठीक है, आपने इसको कट करके इसकी शेप क्या बनानी है, सर्कल बनानी है। अब वो बच्चा जीनियस, उसने क्या किया, उसने खाली कॉर्नर्स काटे और ये कह रहा है अब ये स्क्वायर तो है नहीं, अब ये सर्कल बन गया। तो बेसिकली उसने क्या किया, शॉर्टकट यूज़ किया। तो कटिंग कॉर्नर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला ये इडियम है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये। लेकिन इसका मीनिंग मुझे आपको समझाना था तो मुझे समझ नहीं आया अब मैं क्या, तो मैंने ऐसे ये स्टोरी क्रिएट करी आपको समझाने के लिए ताकि आपको याद रहे। तो कटिंग कॉर्नर्स का मतलब होता है जब आप कोई भी काम को ढंग से नहीं करते, बस आप कर देते हो, ठीक है, बस वो कहते हैं ना सटका सारना, कि बस कर दिया, पुअरली किया उसको, उसको तरीके से नहीं किया, ठीक है, बस। और उससे क्या है, एट द एक्सपेंस ऑफ क्वालिटी, आपने क्वालिटी वर्क नहीं किया, उसको बोलते हैं कटिंग कॉर्नर्स। जैसे ये एग्जांपल देखिए आप, he finished the project quickly by cutting corners but unfortunately the quality suffered as a result। तो उससे क्या हुआ, जो क्वालिटी थी वो तो सफ़र करनी थी, है ना। तो आप भी मत कभी करना शॉर्टकट्स जो होते हैं ना, एक्चुअली दे आर द लॉन्गेस्ट कट्स आई बिलीव, क्योंकि आपको वो फिर सारा का सारा काम फिर से करना पड़ता है, ठीक है। सो आई बिलीव इन गोइंग एन एक्स्ट्रा माइल, तो आप भी शॉर्टकट्स मत लिया करो। तो ये थे हमारे 15 सबसे ज़्यादा पॉपुलर इंग्लिश ईडियम्स। मुझे पूरा पक्का पता है आपने ये वीडियो पूरी सुनी है तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा अब तक, और आप इसको कभी भी नहीं भूलोगे। आप चाहो तो ये 15 के 15 आप देखो, ये एक्सरसाइज मैंने सारे इकट्ठे लिखे हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप इसको कॉपी पे लिखना है तो कॉपी पे लिख लो वीडियो पॉज करके। तो आप चेक करो, एक भी ऐसा नहीं होगा जिसका कि आपको मीनिंग समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपने वीडियो को अच्छे से सुना है, देखा है और समझा है। इसमें जो बेस्ट पार्ट है ना वो विजुअलाइजेशन है, जब आप देखते हो तो उसको आप भूलते नहीं हो, ठीक है। तो अभी आपने इसको यूज़ करना है, घर पे बोलिए, आप ज़रूरी नहीं है। एक मैंने और चीज़ आपको बोलनी है, मैंने आमतौर पे देखा है सब कहते हैं हमारा तो एक्सपोजर नहीं है इंग्लिश बोलने का, हमारा इन्वायरमेंट नहीं है, हम कैसे बोलें। तो आप अपने घर पे इन्वायरमेंट क्रिएट करो, अपने बच्चों के साथ बोलो। अगर बच्चे हैं तो अपने बड़ों के साथ, बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो अपने पेरेंट्स के साथ बोलो, उनको भी वीडियो दिखाओ या उनके साथ शेयर करो या इकट्ठे बैठ के देखो। तो जब आप कुछ कॉमन करते हो ना तो फैमिली टाइम भी होता है और इसमें लर्निंग भी हो जाती है। अब मान लीजिए आपने ये अभी जैसे मैंने बोला ब्रेक अ लेग वाला आपने बच्चों को नहीं दिखाया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो बच्चों को भी दिखाइए, हिट द नेल,
तो ये ऐसी चीज़ें हैं, आप जब आप यूज़ करोगे अपने बच्चों के साथ तो पहले उनको आपने दिखाना है, उनको भी सिखाना है। बेसिकली उनको भी तो आगे जाके इंग्लिश बोलनी है। अभी वो तो मुझे तो लगता है आपसे ज़्यादा ही बोलते होंगे, सारे बच्चे आजकल इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। तो प्लीज़ आप इन्वायरमेंट घर पे क्रिएट करो, अपने बच्चों के साथ इंग्लिश बोलो, अपने स्पाउस के साथ इंग्लिश बोलो, अपने फ्रेंड्स के साथ इंग्लिश बोलो। जितनी आती है उतनी तो बोलो, गलत बोलो सही बोलो कोई बात नहीं, आप बोल रहे हो ना, इतना ही बहुत है। आप कोशिश तो कर रहे हो ना। किसी को इंग्लिश आती है और किसी को इंग्लिश नहीं आती, इसमें बस इतना ही डिफरेंस है कि एक ने एफर्ट किया है, एक ने नहीं किया, बस इतना ही डिफरेंस है। तो आप अपने आप को कौन सी कैटेगरी में लेते हो ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। लेकिन ये मैं आपको बता देती हूँ, ये सारे आपको आते होंगे, ये लाइफ टाइम गारंटी है मेरी। और इसके बाद अब इतना सुन लिया तो अब भागना मत। अब मेरी इतनी बात सुन लो कि अगर आपको प्लीज़, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना। अगर आपको अब तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशंस आती रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि आपकी फैमिली या आपके फ्रेंड्स इससे उनको भी बेनिफिट हो सकता है, सो प्लीज़ डू शेयर माय वीडियो। टिल देन स्टे हम्बल, कीप लर्निंग एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।